क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ मिस्टर सत्यम। क्योंकि यहाँ पे पीएल अकाउंट दे रखा है और हमसे इनकम फ्रॉम बिजनेस पूछा है तो हम नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट में हम ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट है, और वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं उनको हम लेस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ 3 एडजस्टमेंट दे रखे हैं तो पहले ही हम मार्क कर लेते हैं कि जब जब वो आएगा उसको हम डील कर लेंगे। जैसे ये फर्स्ट वाला लीगल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे एरो लगा दो आप। उसके बाद जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है तो उस पर मार्क कर लो आप, और लास्ट वाला जो है वो आरपीएफ से रिलेटेड है तो उस पर मार्क कर लो। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट सैलरी लिखा हुआ है तो उसको हम अलाउ मानेंगे, स्टाफ को गया होगा सैलरी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक, फिर रेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे बिजनेस से रिलेटेड है, जिस जगह पे बिजनेस कर रहे होंगे वहां का रेंट क्या होगा इसलिए अलाउ रहने देंगे। सर्विस चार्जेस, ठीक, सर्विस चार्जेस लिखा है तो इसमें भी कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है तो यानी कि बिजनेस से ही रिलेटेड कोई सर्विस चार्जेस होगी इसलिए अलाउ रहेगा। लीगल एक्सपेंसेस, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दे रखा है। Legal expenses include rupees 2000 incurred by the SSC for defending a criminal case against him। यानी कि इस 5000 में से 2000 रुपए जो है ये जो मिस्टर सत्यम हैं इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ था तो उस क्रिमिनल केस को वो डिफेंड करने के लिए इनका लॉयर के लिए या किसी लीगल एक्सपेंस के लिए 2000 रुपए खर्च हुआ है। तो ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना हुआ, तो इस 5000 में से 2000 रुपए को आप डिसअलाउ करके ऐड कर देना। जो बचा हुआ 3000 है उसको कुछ नहीं बोला है तो उसको अलाउ रहने दो। फिर लिखा है रिजर्व फॉर आईटी, कोई भी रिजर्व या प्रोविजन रहता है अगर डेबिट तो उसको हम डिसअलाउ मान के ऐड ही करते हैं, तो ये रिजर्व था इसलिए ऐड कर लेंगे। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने ये पढ़ा था कि अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ पीएल में दे रखा है तब तो उसको हम नहीं छूते हैं, उसको हम बिजनेस का खर्चा मानते हैं। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन पीएल और एडजस्टमेंट दोनों जगह दे रखा होता है तो पीएल वाले को करते हैं ऐड, एडजस्टमेंट वाले को करते हैं लेस। ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। तो यहां देखो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ऑन द असेट्स अदर देन द पेटेंट राइट इज रुपीज 16,900। इस अदर देन पेटेंट राइट पे अभी हम आएंगे। पहले सिर्फ नॉर्मल इतना देखो कि पीएल अकाउंट में था 12,000 और एडजस्टमेंट में था 16,900। तो रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा 12,000 रुपए को ऐड कर देना और इस 16,900 को लास्ट में हम लेस कर देंगे। इतना बात आप समझ गए होंगे। अब इस पे आओ, ये अदर देन पेटेंट राइट लिखने का यहाँ क्या मकसद था इसका, ध्यान दो। इसी पीएल अकाउंट में डेबिट साइड यहां लिखा हुआ है पेटेंट राइट्स। पेटेंट क्या है, एक एसेट है, और एसेट भले ही पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं होता है लेकिन एसेट का डेप्रिसिएशन जरूर डेबिट होता है। ठीक, तो अगर यहां ये ना लिखा होता अदर देन पेटेंट राइट तो हम एक सेकंड के लिए मान सकते थे कि पेटेंट राइट वाला भी डेप्रिसिएशन यहां पे जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया है इस पॉइंट में कि अदर देन पेटेंट राइट, यानी कि इस डेप्रिसिएशन में पेटेंट राइट नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमारा काम क्या है, पेटेंट राइट के डेप्रिसिएशन को यानी कि पेटेंट के डेप्रिसिएशन को हम अलग से शो करेंगे। ठीक, तो पेटेंट का हमने पढ़ा था रेट कितना होता है, देखो हमने याद किया था फर्स्ट वीडियो में कि इनटेंजिबल एसेट यानी कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन रेट होता है 25%। तो आप क्या करोगे, पेटेंट कितने का है 56,000 रुपए का, तो उसका 25% डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे। ठीक, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है टू एक्सपेंसेस ऑन द एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट। ये इतना बड़ा लिखने का इसका बस इतना सा मकसद था कि इन्होंने एक पेटेंट राइट खरीदा है, उसका खर्चा इतना आया 56,000। और हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा है कोई भी एसेट अगर पीएल अकाउंट में डेबिट आपको दिख जाए तो उसको आप ऐड कर लोगे। अच्छा, क्यों ऐड कर लोगे, इसका रीजन भी हमने पढ़ा था, क्योंकि असेट पीएल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है, असेट पार्ट होता है बैलेंस शीट का, तो यहां पे वो आएगा ही नहीं। इसीलिए इस पूरे 56,000 को ऐड कर लो। और हमें सेकंड पॉइंट पढ़ने के बाद ये भी पता चल गया था कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन यहां पे शो नहीं किया गया है, इसलिए पेटेंट का डेप्रिसिएशन को हम अलग से लेस करेंगे। ठीक, ऑफिस एक्सपेंसेस ये बिजनेस से रिलेटेड हो गया, अलाउ रहेगा, इसका कुछ नहीं करना है। फिर लिखा है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है। Contribution to recognized provident fund includes rupees 2,000 not paid till the due date of filing the return of income। इससे पहले, इसको समझने से पहले आप एक पॉइंट को नोट कर लो।
कहीं पे साफ पेज पे जहाँ पे आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ लिखो पेमेंट एक्चुअली मेड टू द फंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। पेमेंट एक्चुअली मेड टू द फंड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम है तो अलाउ रहेगा। इफ नॉट पेड टिल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तो डिसअलाउ रहेगा। सिंपल सी भाषा में बताऊं कि अगर पेमेंट जो आरपीएफ में हुआ है वो रिटर्न भरने वाले दिन या फिर उससे पहले अगर हो गया है, पे हो गया है, तो वो अलाउ रहेगा। अगर रिटर्न वाले दिन तक नहीं पे हुआ है तो फिर वो डिसअलाउ रहेगा। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 2000 रुपए रिटर्न भरने वाले दिन तक नहीं पे है, इसीलिए इस 12,000 में से 2000 रुपए डिसअलाउ हो जाएगा, उसको ऐड कर लेना। ठीक, फिर लिखा है बैड डेट्स। बैड डेट्स अगर सिर्फ और सिर्फ पीएल में दिया है और कहीं नहीं दिया है तो इसको अलाउ रहने देना। टू डोनेशन बाय चेक, तो इन्होंने कहीं डोनेशन दिया होगा तो ये होता है डिसअलाउ, क्योंकि भाई इन्होंने कहीं दान किया होगा तो ये बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना होता है, ये डिसअलाउ हो गया, ऐड कर देना। समझ गए इतना? अब आ जाओ क्रेडिट साइड। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, इससे कोई मतलब नहीं। डिविडेंड, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है और हमने पढ़ा था कोई भी इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, या फिर कोई ऐसा इनकम जो दूसरे हेड का था और पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, तो उसको डिसअलाउ इनकम करके आप लेस कर दोगे। तो डिविडेंड है अदर सोर्सेज का, उसको लेस कर दो। फिर है बैड डेट रिकवर्ड अलाउड अर्लियर, तो इसको हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि अगर बैड डेट रिकवर के साथ कुछ नहीं लिखा है या फिर डिसअलाउ लिखा है तो वो अलाउ रहता है, लेकिन सॉरी डिसअलाउ रहता है। और अगर बैड डेट रिकवर के साथ अलाउड वर्ड यूज हुआ है तो इस साल भी वो अलाउ रहेगा, उसको बिजनेस का पार्ट ही मानेंगे। तो यहां पे देखो आप, ये लिखा हुआ है अलाउड अर्लियर, तो इसको अलाउ रहने दो। ठीक, फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट, दूसरे हेड का है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए डिसअलाउ हो जाएगा, इसको लेस कर देना। ठीक, बाकी फर्स्ट एडजस्टमेंट हम देख चुके, सेकंड देख चुके और थर्ड भी देख चुके। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखते हैं 7 का। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। क्योंकि ये पीएल अकाउंट वाला क्वेश्चन था इसलिए नेट प्रॉफिट से सॉल्व होगा। आप बैक करके देख सकते हो वीडियो, एक एक पॉइंट मैंने समझाया है, उसके बाद ही आप सॉल्यूशन देखा करो। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट सबसे पहले हमने ले लिया, पीएल वाला था तो नेट प्रॉफिट वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो नेट प्रॉफिट है 2,05,600। नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट सैलरी था तो सैलरी स्टाफ को दिए होंगे, बिजनेस का पार्ट अलाउ रहेगा। रेंट बिजनेस से रिलेटेड होगा, जहाँ पे बिजनेस ये कर रहे होंगे उस जगह का रेंट गया होगा, इसलिए अलाउ रहने देते हैं, क्योंकि और कुछ भी इसके बारे में कुछ नहीं, रेंट के बारे में नहीं बताया गया है। फिर सर्विस चार्जेस, कोई अलग इंफॉर्मेशन नहीं है तो सर्विस चार्जेस को बिजनेस का मान के अलाउ रहने देंगे। फिर लिखा हुआ था लीगल एक्सपेंसेस, जब उससे रिलेटेड हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो पता चला कि 5,000 लीगल एक्सपेंसेस में से 2,000 जो था वो एक इनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस था, उसको लड़ने के लिए लीगल एक्सपेंसेस में चले गए, तो वो इनका पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। तो लिख दो लीगल एक्सपेंसेस फॉर डिफेंडिंग अ क्रिमिनल केस। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, एक पर्सनल एक्सपेंस हो गया इनका, डिफेंडिंग क्रिमिनल केस कितना है 2,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, लीगल एक्सपेंसेस के बाद इसमें है रिजर्व फॉर इनकम टैक्स, तो कोई भी रिजर्व या फिर प्रोविजन आपको दिखे तो वो डिसअलाउ होता है, पीएल अकाउंट में ऐड कर लो। तो रिजर्व है 6,000 रुपये, इसको आप ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन अगर सिर्फ और सिर्फ पीएल में दिया रहता है तो उसको हम अलाउ रहने देते हैं, लेकिन अगर पीएल अकाउंट और एडजस्टमेंट दोनों जगह दे रखा हो तो पीएल वाले को करते हैं ऐड और एडजस्टमेंट वाले को माइनस। तो आपने जब एडजस्टमेंट में देखा होगा तो डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे आप लिखोगे डेप्रिसिएशन एज पर पीएल अकाउंट कितना है 12,000 रुपये, और जो नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 16,900 उसको आप माइनस कर देना, बाद में ध्यान रखना, उसको कहीं साइड में लिख लेना ताकि आप भूलो ना। ठीक, अब ये जब हमने पॉइंट क्वेश्चन में पढ़ा था तभी हमने उसमें एक चीज़ नोट किया कि यहाँ लिखा हुआ है असेट अदर देन द पेटेंट राइट, यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है ना
इसमें पेटेंट राइट का इंक्लूडेड नहीं है, और क्योंकि पेटेंट यहाँ डेबिट हुआ है और चाहे ना भी हुआ हो, पेटेंट की अगर बात कर दी तो उसका डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे शो होना चाहिए था, लेकिन नहीं शो हुआ है, तो हम लास्ट में लेस करके दिखा देंगे पेटेंट का डेप्रिसिएशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया है टू एक्सपेंसेस ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स। यहाँ बस इतना कहना चाह रहा है ये कि इन्होंने पेटेंट खरीदा था, और हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि अगर कोई भी असेट पीएल अकाउंट में डेबिट दिखे तो आप उसको ऐड कर लोगे, क्योंकि वो पीएल अकाउंट का नहीं बैलेंस शीट का पार्ट होता है ना। तो पेटेंट जितने का भी था वो पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा, 56,000 रुपए। ठीक, फिर लिखा है टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस साफ साफ भाई इनके ऑफिस से रिलेटेड यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, तो अलाउ रहने दो। फिर लिखा था टू कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। अब इससे रिलेटेड हमने एक एडजस्टमेंट पढ़ा, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि दो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में 2000 जो इंक्लूडेड है वो ऐसा है, अभी तक जब मतलब इन्होंने रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट था तब तक वो नहीं पे हुआ था। ठीक, तो मैंने इससे रिलेटेड आपको एक पॉइंट कहा था नोट डाउन करने के लिए, बैक करके आप देख सकते हो ये दोनों, कि अगर इनकम टैक्स जैसे कि कोई भी पेमेंट है ये वाली, और वो रिटर्न भरने वाले दिन या रिटर्न भरने से पहले तक अभी पे हो गई है तो फिर वो अलाउ रहेगा। अगर रिटर्न भरने तक पेमेंट नहीं हुआ है तो उतना पोर्शन डिसअलाउ रहेगा। तो यहाँ पे 2000 रुपये अभी रिटर्न भरने तक नहीं पे हुआ है ना, तो इसीलिए वो डिसअलाउ हो जाएगा। कितना अमाउंट, 2000 रुपये नहीं पे हुआ था तो बस 2000 रुपये को डिसअलाउ कर दो। उसके बाद लिखा हुआ है टू बैड डेट। बैड डेट सिर्फ और सिर्फ अगर पीएल अकाउंट में हो तो उसको वहीं पे छोड़ देना, अलाउ रहने देना। फिर लिखा है टू डोनेशन बाय चेक। तो भाई इन्होंने कहीं दान किया होगा तो वो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी ना होता है, वो तो डिसअलाउ ही रहेगा। ठीक, ऐड कर दो 2500 रुपये। कितना है डोनेशन, 2500 रुपये, और कुछ भी नहीं है। तो भाई इधर लीगल एक्सपेंसेस, रिजर्व, डेप्रिसिएशन ऑफ पीएल और एक्सपेंसेस पेटेंट का और आरपीएफ और डोनेशन बाय चेक, ये सब हमने ले लिया। अब इसको आप ऐड कर दो, 2000 प्लस 6000 प्लस 12000 प्लस 56000 प्लस 2000 प्लस 2500, ये हो गया 80,500। ठीक, इसको ऐड कर लो नेट प्रॉफिट में। ठीक, ये हो गया 2,86,100। ठीक, इसमें लेस कर दो डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हों। तो ग्रॉस प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। फिर डिविडेंड लिखा हुआ है, तो डिविडेंड आप सभी को पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो ये क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, दूसरे हेड का आइटम है, इसीलिए डिसअलाउड इनकम हो गया और ये लेस हो जाएगा। डिविडेंड के बाद दे रखा है रेंट फ्रॉम डिविडेंड के बाद लिखा हुआ है बैड डेट रिकवर। तो बैड डेट रिकवर से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि अगर बैड डेट रिकवर के साथ अलाउड वर्ड है तो उसको अलाउ रहने देना, अगर यहाँ पे नॉट अलाउड लिखा होता या कुछ नहीं लिखा होता तब उसको डिसअलाउ करते हम। ठीक, तो यहाँ अलाउ ही रहेगा, छोड़ दो उसको। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, तो ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट। तो यहाँ क्रेडिट हुआ था तो ये एक डिसअलाउड इनकम हो गया ना, दूसरे हेड का आइटम है, इसीलिए इसको भी यहाँ पे लेस करोगे। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। ये हो गया 4000 प्लस 1200, हो गया 5200। वो जो एडजस्टमेंट वाला डेप्रिसिएशन था उसको भी अभी हम नीचे माइनस करेंगे, याद रखना। तो 286100 ये हो गया 286100 माइनस 5200, ये हो गया 2,80,900। ठीक है, इसमें से आप लेस करोगे, तो अब आप इसमें से लेस करोगे एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। वो खर्चे जो डिडक्शन के तौर पे अलाउ होते हैं
लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए थे। तो सबसे पहले तो देखो डेप्रिसिएशन क्योंकि पीएल में भी था और एडजस्टमेंट में भी, तो पीएल वाला हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब एडजस्टमेंट वाला पहले तो हम यहाँ लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन एज पर एडजस्टमेंट कितना है 16,900। ठीक है, इन दोनों को बेसिकली इसको यहाँ पे प्लस करने, और ऐसे तो आप बस इसको रट लो कि अगर दोनों जगह होगा तो पीएल वाले को ऐड, एडजस्टमेंट वाले को लेस। लेकिन ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई? सिंपल सी बात है कि पीएल में 12,000 डेबिट था, ठीक, ओरिजिनल में कितना होना चाहिए था 16,900 डेबिट, यानी कि देखा जाए तो 4,900 रुपीज कम डेबिट था। ठीक, तो या तो हम एक काम करते कि 4,900 कम डेबिट था पीएल में, तो उसको अभी हम लेस कर देते, या फिर हमने क्या किया पूरे 12,000 को यहाँ लिख दिया और अब ओरिजिनल वाले को यहाँ लेस कर दिया, तब भी वो 4,900 ही एक तरीके से लेस हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप समझ गए तो भी ठीक, नहीं भी समझ पाए तो बस इतना याद रखो, पीएल वाले को ऐड, एडजस्टमेंट वाले को लेस। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ एडजस्टमेंट में बोला था कि डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट अदर देन पेटेंट राइट इज इतना, यानी कि पेटेंट का डेप्रिसिएशन इस वाले डेप्रिसिएशन में इंक्लूडेड नहीं है, और कोई भी एसेट है और उसका डेप्रिसिएशन तो चार्ज होना चाहिए ना, तो यहाँ नहीं है तो हम लेस करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कितना परसेंट किस पे लगेगा, तो पेटेंट एक इनटेंजिबल एसेट है और इनटेंजिबल एसेट पे लगता है 25%, तो लिखो डेप्रिसिएशन ऑन पेटेंट, पेटेंट था कितने का 56,000 का, तो लिखो 56,000 का 25%। ठीक, ये हो गया 14,000। ठीक, अब 14,000 प्लस 16,900 ये हो गया 30,900, और कुछ था नहीं, इसको लेस कर दो 2,80,900 में से, ये हो गया 2,50,000, 2,50,000। ये क्या आ गया? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ मिस्टर सत्यम।